देख पा रहे हैं? मॉनिटर ऑन है? अभी तो ऑन था। क्या दिक्कत होगी? यहाँ तो आ रहा है। चलो आप लोगों का क्वेश्चन बैंक तो है ही, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। MCQ फर्स्ट, लॉ में बी डिफाइंड एज सेट ऑफ रूल्स एनफोर्स्ड बाय बी। सेकंड का क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत सही। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑल ऑफ द अबव, बहुत बढ़िया। लॉ इज नेसेसरी इन मेंटेन ऑर्डर एंड रेगुलेट कंडक्ट, बहुत बढ़िया। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, है ना। सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, वो पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन रिगार्डिंग ह्यूमन कंडक्ट, किसी को कोई दिक्कत? इसमें बेसिकली हमें बताना है कि लॉ क्यों ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। तो मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट, तीसरा प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट एंड ड्यूटीज़, और चौथा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में हेल्प करता है लॉ। अगर लॉ नहीं होगा लोगों तो डिस्प्यूट्स ही चलते रहेंगे। और फिफ्थ है मेंटेन जो भी सोसाइटी का पीस एंड ऑर्डर है उन सबको। तो ये 2-3 चीज़ें हम लिखेंगे ना तो इसमें हो जाएगा। 3 से 4 नंबर का रहता है ये, अगर तो इसमें वो रहेगा। से द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया, 4 सोर्सेज, ठीक है। चलो सेकंड पे आ रहा है लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम। क्रिमिनल लॉ डील्स विद ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, बहुत बढ़िया। सिविल लॉ मेनली डील्स विद बी। यार इतनी एनर्जी स्लो क्यों? चाय वाय मंगाऊं क्या? लग रहा है नींद में हो यार। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सिविल लॉ, बहुत बढ़िया। 4 प्रोसीजरल लॉ किस में डील करता है? बी, बहुत बढ़िया। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर डिफरेंस पता ही है ना। चलो बढ़िया है। मेकिंग ऑफ लॉ, बिल, लोकसभा, राज्यसभा, एसेंट, वो पूरा अपने को लिखना है। उसके बाद एनफोर्समेंट के अंदर, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ प्रिलिमिनरी कैरिड आउट थ्रू कोर्ट्स एंड जुडिशियल अथॉरिटीज। जुडिशियल अथॉरिटीज के अंदर वो रेगुलेटरी बॉडीज भी आ जाएगी इसके अंदर, है ना। सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। हाई कोर्ट फंक्शंस एट स्टेट। अच्छा, इसके अंदर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी लिखना है हमें। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। फंक्शंस कौन से हैं? ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, हमने यहां नोट किया था। सबसे पहला ये रहा। फंक्शंस क्या है? 3 है। रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट से क्या मतलब है? किसी एक्ट को इंटरप्रेट करना, समझना और फिर अप्लाई करना। क्योंकि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव बॉडी का उसको इम्पोज करना, बट उसको जो क्या बोलते हैं इंटरप्रेट करेगा ना, वो कोर्ट का काम है कि लिखा हुआ क्या है, हुआ क्या है, उसको अप्लाई करके उसका कंक्लूजन निकालना। जैसे हमने केस भी पढ़ा था कंपनीज एक्ट के अंदर, डिस्प्यूट आया था, कोर्ट के पास गया था। लॉ तो ऑलरेडी बना हुआ था उस टाइम के, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसको इंटरप्रेट किसने किया था? कोर्ट ने किया था। फिर डिसीजन दिया था कि भाई आपको पैसे नहीं मिलेंगे, रीजन मीन सेपरेट लीगल एंटिटी हो। लिखा हुआ तो ऑलरेडी था ही, डिस्प्यूट हुआ, इंटरप्रेट कोर्ट ने किया। तो दैट्स हाउ कोर्ट का भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, वो आ जाएगा पूरा इसके अंदर। सेक्शंस मेक श्योर आप मेंशन करो, है ना। आर्टिकल्स 214, 141 जो भी हैं, 2 to 6। रेगुलेटरी बॉडीज, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल? कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट रेगुलेशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये पूरा रट्टाफिकेशन है, ये आपको याद करना होगा, है ना। इसके अंदर समझने जैसा कुछ नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। सेबी रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट, जो शेयर मार्केट हो गया। आरबीआई बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम। आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। बिल्कुल, कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो वो आईबीबीआई की रेगुलेटरी बॉडी जो होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, आपने कभी सुना है? एनसीएलटी बेसिकली अगर कोई कंपनी के डिस्प्यूट्स होते हैं
आपको किसी कंपनी के अगेंस्ट केस करना है तो वो एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के अंदर जाता है। इनकम टैक्स का भी ट्रिब्यूनल है। अब आप लोगों को डाउट आएगा कि ये ट्रिब्यूनल है, ये कौन से हायरार्की में आ गए कोर्ट्स के? हमने तो पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, ये क्या चीज़ हो गई? तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक्ट होता है ना, तो वो एक्ट के पास भी पावर है वो अपना एक अलग से ट्रिब्यूनल डिसाइड करे, ठीक है? क्योंकि सिविल कोर्ट्स हो गए, क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए, इनके पास ऑलरेडी दुनिया भर के केसेस है। और दूसरा, कोई भी एक जज होता है वो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हर एक चीज़ में 100% एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल कोई सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट के अंदर अब अगर आप सेबी के केसेस लाओगे या कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के केसेस लाओगे तो मे बी ही माइट नॉट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट्स। कह रहे यार ये प्रोसीडिंग सही है, अच्छा शेयर कैपिटल इतना था, ये रेशियो के हिसाब से काम किया या नहीं किया। तो क्या करता है कि हर कोई एक स्पेशल एक्ट होता है, जैसे कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो इसका भी अपना एक अलग जुडिशियल बॉडी होती है। जुडिशियल बॉडी मतलब इसका खुद का एक कोर्ट होता है, वो कोर्ट को हम बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। तो वो बेसिकली वो पर्टिकुलर जो केसेस होते हैं ना उन्हीं में डील करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो, वो लोन कोई रीपे नहीं कर पाता है, तो वो सिविल लॉ के साथ साथ उसके अंदर सरफेसाई एक्ट भी आ जाता है, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एक्ट है जो बेसिकली सेफगार्ड करता है। तो कोई भी एक एक्ट जो बनता है उस एक्ट के पास ये पावर है कि वो अपना एक स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सके। उसका रीजन ये है कि उस एक्ट को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन भी तो करना जरूरी है, और इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है, और उसके बाद जिसमें डिस्प्यूट्स होते हैं वो कौन सुनता है? कोर्ट सुनता है। तो कोर्ट के पास एटलीस्ट कोई नॉलेजेबल पर्सन हो तभी तो वो कोर्ट अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। समझ रहे हो आप लोग? फॉर एग्जाम्पल टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं ये कौन डिसाइड करेगा? अब कल को तुम मुझे अकाउंट्स का क्वेश्चन लेके पूछोगे, एम आई द राइट पर्सन, क्या मैं सही जवाब दे पाऊंगा उसका? नहीं, मेरा स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है? लॉ। तो लॉ के डाउट्स आप मुझसे पूछोगे, मैं अच्छे से बता पाऊंगा। अकाउंट्स के डाउट्स आप सचिन सर से पूछोगे, वो अच्छे से बता पाएंगे। कल को आप लॉ के डाउट उनसे पूछोगे तो वो नहीं बता पाए। फिर स्टूडेंट क्या बोलेगा? अरे यार टीचर का तो काम होता है पढ़ाने का, ये टीचर हमें पढ़ा ही नहीं रहा। अरे वो टीचर एक्सपर्ट है भी कि नहीं वो तो देखो। सेम गोज फॉर द कोर्ट। क्या बोल रहे हो यार, कोर्ट फैसला सुनाएगा, अरे एटलीस्ट वो तो देखो कि वो कोर्ट स्पेशलाइज्ड कोर्ट है भी कि नहीं। तो यूजुअल जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं जो सीपीसी से गवर्नड होते हैं वो हमारे सिविल कोर्ट के अंदर जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो सीआरपीसी या हमने बीएनएसएस, बीएनएस, उन सब के बारे में। तो कंपनीज एक्ट का अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कल को कोई कंपनी बोलते हैं यार हमें इंसॉल्वेंट होना है, तो उसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट, और उसका एक अलग ट्रिब्यूनल है। उस ट्रिब्यूनल में हियरिंग होती है। किसी कंपनी को खुद को इंसॉल्वेंट अगर घोषित करना है, डिक्लेयर करना है, तो वो उस कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, फिर उस कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके अंडर आता है एनसीएलटी, जो डील करता है कंपनीज एक्ट के मैटर को। कंपनीज लॉ है, कंपनीज एक्ट जो 2013 है, उसकी प्रोसीडिंग्स को वो मॉनिटर करता है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि प्रैक्टिकली काम होता कैसे है। ठीक है, कुछ कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, पूछो मुझसे। अभी मैंने क्या समझाया है, कोई एक मुझे बताओ। हम लोग का डिस्कशन क्या हुआ है, किस बारे में हुआ है? हाँ, तो बेसिकली वन लाइन समरी में देता हूं कि कोई भी एक्ट होता है ना, उसके पास पावर होता है कि वो अपना खुद का एक कोर्ट स्टैब्लिश कर सके विद द पर्पस कि वो स्पेशलाइज्ड को एक्ट है, तो उसके लिए कोर्ट भी स्पेशलाइज्ड कोर्ट होना चाहिए ताकि वो मैटर्स का एफिशिएंट हियरिंग हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आईबीबीआई का है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस आया इसीलिए मैं आपको कंपनीज एक्ट पे लेके गया हूं। कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा क्यों? क्योंकि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉरएवर। तो अगर कंपनी को खत्म करना है तो कैसे करोगे भाई? तो उसके लिए आप क्या करोगे? कोर्ट के पास जाओगे। वो कोर्ट कौन सा होगा? जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का जो कोर्ट होगा ना, उस कोर्ट में जाना पड़ेगा हमें। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेनली डील्स विद लॉज एंड लीगल अफेयर्स की बात करता है, ये बहुत सही। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, इन सब के बारे में मॉड्यूल में लिखा हुआ है। मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर लूंगा, वो देखोगे आप, बहुत इजीली आप लोग लिख लोगे। ये याद ही करना है, मेमोराइज करना है आपको। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में।
किस किस ने रिवाइज किया है? सबने किया है? कितने सेक्शंस है बताओ मेरे को? 460, 470। शेड्यूल कितने हैं? 7। पक्का? चैप्टर्स? चलो ठीक है। एप्लीकेबिलिटी किस किस पे है? 6 तरह की कंपनीज थी जिन पे। पहली, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। सेकंड था इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट फॉर जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें एस्टेब्लिश्ड है। थर्ड, बैंकिंग कंपनीज। फोर्थ, कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ क्या था? कोई भी स्पेशल एक्ट होता है उसमें कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। और बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन एनी एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। यहाँ गवर्नमेंट अगर किसी को नोटिफाई करे कि भाई ये कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल होगी ये एंटिटी, उस पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। ठीक है। मीनिंग क्या था इसका? कंपनी इज अ कंपनी, बहुत ईजी है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। इसमें इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी है अपने। दो डेफिनेशंस थी, एक चीफ मार्शल ने दी थी। क्या था? अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। आर्टिफिशियल बीइंग मतलब नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट है। इनविजिबल, कंपनी दिखती है? नहीं दिखती है, बस पेपर्स में होती है। इनटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते आप, फील नहीं कर सकते, कंपनी को फील नहीं कर सकते हो तो इसलिए इनटेंजिबल हो गई। एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही उसका एग्जिस्टेंस है। रिलायंस है, जियो है, इसको आप देख थोड़ी सकते हो, छू थोड़ी सकते हो, बट कंपनी है बुक्स में इसीलिए कंपनी है। नेचुरल नहीं है बट आर्टिफिशियल पर्सन है। लीगल राइट्स इसके पास है, नेचुरल राइट्स नहीं है। नेचुरल राइट्स कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग को मिलते हैं। कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है ना। बनी भी एक्ट से है तो खत्म भी कैसे होगी? एक्ट से ही होगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने प्रोफेसर हेनरी की एक डेफिनेशन देखी थी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग एंटिटी है, विद द परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। अगर कंपनी बनी लॉ से है तो खत्म भी लॉ से ही होगी। बिल्कुल। कॉमन सील सिग्नेचर है कंपनी का, एक तरह से हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो हमारा सिग्नेचर लगता है, कंपनी का सिग्नेचर कॉमन सील है। अच्छा, कॉमन सील मैंडेटरी है क्या? जरूरी है? आपने क्या बोला? हाँ बोला था पहले। हाँ, अब नहीं है। ये कब, किसने बोला था कि अब नहीं होगी? 2015 में एक अमेंडमेंट आया था, उसके अंदर बोला था कि कॉमन सील इज नॉट नेसेसरी नाउ। पहले ये जरूरी था, अब नहीं है। ठीक है। अच्छा, हटाने का क्या पर्पस था? क्यों हटाया इसको? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलोगे तभी समझोगे, तभी सीखोगे, बोलो। बेसिकली बहुत आउटडेटेड लॉ ये हो चुका था। जिस एक्ट्स को हमने फॉलो किया था ना, वहां पे भी हट चुका था और हम अभी भी इसको लिए बैठे थे। तो 15 में एक ऑर्डिनेंस आया कि इसको हटा दिया जाए। अच्छा, अब हटा दिया तब क्या करेंगे इसका? हटा दिया तब ऑथराइजेशन कैसे होगा कोई भी एक्ट का कंपनी के? सिर्फ डायरेक्टर कर सकता है। पढ़ा नहीं है। क्या कर रहे थे संडे? मतलब यहां मैं स्क्रीन पे लाता हूं, फट से बोल देते हो सब लोग, यूं कोई नहीं बोलेगा, 2-4 स्टूडेंट्स को छोड़ देता। हाँ, ऑथराइजेशन बेसिकली 2 टाइप के लोगों के पास है। या तो 2 डायरेक्टर हो, ऑथराइजेशन 2 लोगों से ही होगा, सिंगल आदमी ऑथराइजेशन नहीं दे सकता। अच्छा, ऑथराइजेशन किस चीज के लिए चाहिए? हम ये इतनी गाथा क्यों गा रहे हैं? क्या ऑथराइजेशन? कंपनी क्या? हाँ बोलो। कंपनी के किसी भी एक्ट को ऑथराइज करने के लिए किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत तो होगी, क्योंकि कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती है।
सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, मतलब आप कंपनी को मानते तो हो ये एक अलग बॉडी है, पर वो एक्ट कैसे करेगी? उसको तो हमने एज पर लॉ माना है कि हाँ ये अलग बॉडी है। तो उसके डे टू डे काम के लिए, अच्छा कल को आपको गाड़ी लेनी है, मान लो, आप कैसे लोगे गाड़ी? खुद जाके शोरूम में जाके कि भाई मेरे को ये गाड़ी पसंद आई, ये पैसे पकड़ो, बिल दो, गाड़ी ली, चले गए। आज अगर जियो को अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है तो कैसे करेगा जियो? यहां चलो उसको 6G सर्विसेज लेके आनी है कि फलोदी के अंदर 6G की शुरुआत करते हैं, तो कंपनी खुद तो चल के आएगी नहीं कि जियो चल के आ रहा है, खुद ही वो मजदूरी कर रहा है, नहीं, कैसे होगा? कोई ना कोई उसका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डील करेगा लोगों से, यहां आके डील करेगा, परमिशन सीक करेगा, साइन करेगा। वो साइन के लिए कौन चाहिए? पहले कंसेप्ट था कॉमन सील का कि भाई वो साइन को कि भाई चलो हम फलोदी आए हैं, यहाँ पे हमें 6G स्टैब्लिश करना है, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए। तो परमिशन फॉर एग्जांपल एयरटेल ने परमिशन मांगी, जो भी यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उससे, तो एयरटेल खुद तो आएगी नहीं, होगी एयरटेल के नाम से ही परमिशन, बट उसको एक्ट करने, ऑथराइज करने के लिए कोई तो इंसान चाहिए होगा ना। वो एक्ट को ऑथराइज करने के लिए यहाँ तो 2 डायरेक्टर चाहिए होंगे कि दोनों डायरेक्टर ने साइन कर दिया कि हाँ भाई हम फलोदी में 6G स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। या फिर अगर CS है उस कंपनी में, CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी के लीगल प्रोसीडिंग्स का हेड होता है, वो और एक डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे, तो कॉमन सील हटा दिए। अच्छा, फीचर्स ऑफ कंपनी एक बार वापस पढ़ते हैं। अच्छा, कोई कंपनी क्यों स्टैब्लिश करना चाहेगा? उस दिन भी मैंने आप लोगों को पूछा था, क्या रे यार, हाँ क्या दुकान डाली, खत्म किया काम, क्या यार चलो दुकान डाली, ले गए। तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी होती है। पहली लिमिटेशन है कैपिटल की। कल को आप और मैं मिलकर पार्टनरशिप के अंदर कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकते हैं। कल को अगर फॉर एग्जांपल किसी को अगर अपनी एक, चलो मैं बात करता हूँ, अगर मैंने अभी इसका एग्जांपल है 6G का ही, इसी का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं आगे। कल को अगर किसी को अपने मोबाइल मार्केट में उतरना है, क्या हमारा भी एक नेटवर्क होना चाहिए, तो कोई सोल प्रोपराइटर वो चीज़ कर सकता है? नहीं। कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है? नहीं, क्योंकि लार्ज स्केल पे पैसा चाहिए, लार्ज स्केल पे मैन पावर चाहिए, लार्ज स्केल पे आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, हर चीज बहुत बड़े लेवल पे चाहिए, जो कि एक इंसान, 2 इंसान। उस दिन तुम क्लास में नहीं आए थे, आज 4:30 आ रहे हो, फिर वो मोमेंटम ब्रेक होता है क्लास का, आओ बैठो। चलो मूविंग ऑन। मैं क्या बोल रहा था, क्या एग्जांपल था? हाँ, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि 6G क्या अगर हमें यहाँ स्टैब्लिश करना है तो बहुत अरबों खरबों लेवल के पैसा चाहिए। वो किसी 1, 2, 5, 10 इंसानों के बस की बात ही नहीं है। या फिर हो सकता है कई बार गवर्नमेंट खुद बोलती है कि कंपनी होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होती है एक टेंडर को फाइल करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये भी एक तरह की लाइसेंसिंग प्रोसीजर होता है। जैसे आपने सुना ही होगा, मेरे को आई एम नॉट श्योर, 2G घोटाला, 3G घोटाला, ऐसे घोटाले का वर्ड सुना था। बेसिकली क्या था, वो लाइसेंस की फी थी। तो वो कोई भी काम को करने के, उसमें उन्होंने घोटाला कर लिया था कि भाई 50 रुपए की चीज उन्होंने 5 रुपए में कंपनी को बेच दी, 10 रुपए खुद ने ले लिए, वो एक अलग बात हो गई। इसीलिए कोई काम करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, और वो लाइसेंस गवर्नमेंट के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि मिनिमम एक कंपनी होनी चाहिए, उसका इतना पैसा होना चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए, इस लेवल का काम होना चाहिए। तो इसीलिए कई बार या तो आपको बड़े लेवल पे काम करना है तब कंपनी चाहिए, या फिर कई बार गवर्नमेंट के खुद के मैंडेट्स होते हैं कि एक कंपनी ही इसको फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकती है। आज बड़े लेवल की बात छोड़ो, आज रोड कंस्ट्रक्शन का भी आप काम देखोगे ना, वो भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी होती है, वो आती है, वो काम करती है, तो काम होता है। तो इसीलिए एक एंटिटी को स्टैब्लिश करने की जरूरत रही, जिसको हमने कंपनीज एक्ट से गवर्न किया। अब कंपनी बनेगी तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए, कोई एक सिंगल एक्ट तो आप बना नहीं सकते। जैसे मैंने आपको फाउंडेशन के लॉ में एग्जांपल दिया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर हमें नीड हुई क्या, कह रहे यार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो हम किसी चीज का परचेज करेंगे, सेल करेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अब उसमें मैंने आपको नागपुर के ऑरेंजेस का एग्जांपल दिया था, यार मेरे को ऑरेंजेस चाहिए, 15 दिन में आ जाने चाहिए, अब 20 दिन में दे रहे हो, खराब हो गए। तो इतने डिटेल में कोई चीज जानने के लिए यार एक स्पेशल एक्ट की जरूरत है, तो सेल ऑफ गुड एक्ट बना दिया। वैसे ही कंपनी के डे टू डे मॉनिटर्स को चीजों को मैनेज करने के लिए, या कंप्लायंसेस कि कैसे कोई परमिशन होनी चाहिए, मीटिंग कैसे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो सेफ गार्डिंग की भी जरूरत है। इसलिए कंपनीज एक्ट बना, एक स्पेशल एक्ट बना, तो उसके अंदर सारे ही प्रोसीडिंग्स, प्रोसीजर्स, वो सब
कंपनीज एक्ट में शुरू होने से लेके डे टू डे अफेयर्स से लेके खत्म होने तक वो सारी चीज कंपनीज एक्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे। अपन इस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, वो कंपनीज एक्ट के अंदर दिया हुआ है और उसका एक बेयर आइडिया हमें होना जरूरी है। क्लियर हो सब? क्यों कंपनी कंसेप्ट है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, या ये एक्ट क्यों आया, अब सब क्लियर हो? अब चलते हैं फीचर्स पे वापस। सबसे पहला फीचर क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और उसके ओनर्स या जो भी डे टू डे अफेयर्स मैनेज करते हैं वो दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ठीक है, ये एक फीचर हो गया। सेकंड हमने पढ़ा था, अच्छा इसके अंदर हमने गारंटी की बात की थी, क्या था? अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अच्छा ये सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये नोट कर लो आप, ये है क्या? किसी को पता है इसका मतलब क्या है? ये इतनी बड़ी भाषा का मतलब क्या है? बेसिकली इट टॉक्स अबाउट शेयर होल्डर्स। उसको एक फैंसी नेम दिया हुआ है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि इसका जो कंपनी बनती है तो उसको इनिशियल सब्सक्राइब करना होता है, तो कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनको सब्सक्राइब करना पड़ता है, इसीलिए वो इस एक फैंसी नाम दिया हुआ है शेयर होल्डर्स को, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये शेयर होल्डर से अलग है, ये लॉ ने बोला हुआ है। इट इज पर्सनैलिटीज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। कंपोज इट का मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई है उससे इसका कैरेक्टर अलग है, दोनों अलग अलग है, ये बात की है इसने सेपरेट लीगल एंटिटी में। अब इसके अंदर इवन मेंबर्स कैन कॉन्टैक्ट विद कंपनी। अब जो मेंबर है वो कंपनी से, फॉर एग्जांपल आपके पास एयरटेल का शेयर अभी आई थिंक 1000 रुपए का एक होगा, आप भी एयरटेल के ओनर बन सकते हो। आपको चाहिए कि यार हमें एयरटेल कंपनी ओन करनी है, शेयर का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो मुझे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। शेयर मतलब पार्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज अगर 100 रुपए की है, ठीक है, तो उसमें अगर अपन 10 पार्ट कर दें तो वो एक 10 रुपए का शेयर हो गया। ठीक है, मतलब 100 रुपए का कंपनी की पूरी कैपिटल है, कंपनी ने कहा हमें तो 10 शेयर होल्डर्स चाहिए, उन्होंने 10-10 रुपए के 10 पार्ट कर दिए, तो एक जो शेयर आपने ओन किया है 10 रुपए का, ये आप मतलब एक शेयर आपने कंपनी का लिया, मतलब 100 रुपए की कैपिटल है और अगर आपने उसका एक पार्ट, यू आर ओनर ऑफ दैट वन पार्ट, वही शेयर होल्डिंग है। बस हम इतना सुनते हैं शेयर होल्डर्स, तो बेसिकली यही है। कल को आप लोग भी एयरटेल के मालिक बन सकते हो, कुछ नहीं करना है, आपको शेयर्स परचेज करने हैं एयरटेल के। तो उसके बाद जो कंपनी की मीटिंग्स होगी तो आपके पास मेल आएगा कि कंपनी की मीटिंग इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कंपनी की मीटिंग हमने रखी है, उसके अंदर ये एजेंडाज हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आप अपने वोट डालो, वोटिंग होगी, फिर वोटिंग ज्यादा होगी तो वो अप्रूव्ड होगा, नहीं होगी तो कैंसिल होगा। ये सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट ओनर्स। बट आर शेयर होल्डर्स एंड कंपनी सेम? नहीं है, दोनों अलग अलग, बट ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स है वो ओन करते हैं, बट दोनों की एंटिटी दोनों अलग अलग हो गए। ये पहला है इसका फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, मैंने केस डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, इसी कंसेप्ट से मिलता जुलता। किसी को फैक्ट्स याद है? टिम्बर वाला क्या फैक्ट्स थे? कोई एक बताओ मुझे, सब ऐसे बोलोगे ना कंफ्यूजन होगा, कोई एक बताओ। किसी को याद है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खड़े हो जाओ एक बार। हाँ अब बोलो, आप लोग सुनो सब। कंपनी ने ये बोला कि जो असेट है वो कंपनी की है, इसलिए आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, ओनर नहीं था वो क्रेडिटर था। हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ था? अच्छा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओनर भी है, क्रेडिटर भी है, ये हो सकता है? एग्जैक्टली, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप अगर चाहो, कल को आपका फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप सूरत से मान लो साड़ीज परचेज करके लेके आते हो, वो साड़ी आप लेके आके आप मार्केट में बेच रहे हो, अब आप उसको लार्ज स्केल पे बड़ा करना चाहते हो, मतलब और बड़े लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हो, तो आपने कंपनी ऑपरेट की, कंपनी अपने नाम से ओपन की,
अब आप जो सूरत से माल लेके आ रहे हो वो आपने कंपनी को ही बेच दिया, आपकी खुद की कंपनी को, ये लीगल है, कोई इलीगल नहीं है इसमें। तो आप कंपनी के क्रेडिटर भी हो गए और टू एन एक्सटेंट अब सिंस आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो अल्टीमेट ओनर्स भी आप ही हो गए, बट दोनों अलग अलग है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट में हमने पढ़ा है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मकौरा करके एक कम आदमी था, एम हम उसका नाम लेते हैं, उसने क्या किया था, उसका टिम्बर का काम था, टिम्बर बिजनेस था, मतलब लकड़ी का बिजनेस था। तो उसने क्या किया, एक कंपनी स्टैब्लिश की सबसे पहले तो, और उसके अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट सारे शेयर्स, हम इसको एग्जांपल मान के चलते हैं कि 100 शेयर कंपनी के होंगे टोटल, तो एक्सेप्ट फॉर 1 99 शेयर्स उसने खुद के पास रखे, एक शेयर उसने अपनी वाइफ को दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, ही वॉज ऑल्सो मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का क्रेडिटर भी था वो। उसने कंपनी के जो टिम्बर है जो वो खुद ही सप्लाई करता था कंपनी को, उसका इंश्योरेंस ले लिया। अब उसने यार ओनर भी मैं ही हूं, क्रेडिटर भी मैं ही हूं, चलो छोड़ मेरे नाम से ही कर ले। M&M नाम से नहीं किया उसने खुद के नाम से इंश्योरेंस करवा दिया कि ठीक है, प्रीमियम भी पे कर दिया, सब बढ़िया चल रहा है। ड्यूरिंग द ट्रांजिट वो फायर से गुड्स खत्म हो गए। अब खत्म हो गए तो कोई भी इंसान क्या करेगा कि अगर इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा कि भाई मैंने इस चीज के कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस आप लोगों को पता है कैसे काम करता है इंश्योरेंस, पहले मेरे को वो बताओ, तब आपको फैक्ट्स समझ में आएंगे। इंश्योरेंस कैसे काम करता है, किसी भी चीज का इंश्योरेंस क्या होता है? हाँ, कौन लेता है, क्या, किस चीज की? चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। आपने फॉर एग्जांपल एक गाड़ी परचेज की, ठीक है, गाड़ी परचेज की, वो गाड़ी थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की गाड़ी आपने ली। अब कल को मुझे एक बात बताओ, ये 1 लाख रुपए की गाड़ी चोरी हो जाए, आपके तो पैसे पूरे गए, क्या ये तो चले गए पैसे, और क्या करें, पुलिस में गए, FIR लॉन्च करवाई, पुलिस अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। तो या फिर हेल्थ की बात करते हैं तो अब हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया, टर्म इंश्योरेंस भी आ गया, अलग अलग इंश्योरेंस बेसिकली क्या करता है, आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। वो बात करता है कि आप मुझे 1 लाख की गाड़ी के महीने के, 1 साल के 1000 रुपए दे दो, ठीक है, वो 1000 रुपए आप मुझे दे दो। कल को अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है, वो जल जाती है, कुछ भी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अच्छा, इसमें उसका क्या फायदा है, वो दानवीर कांड बन के क्यों बैठा है इंश्योरेंस कंपनी, यार देने को तो 1000 रुपए है, आने में लाख रुपए है, तो उसका क्या फायदा हुआ इसमें? एग्जैक्टली, वो क्वांटिटी में पैसे कमाता है। ऐसे 1-1 लाख की गाड़ी वाले में भी 1 लाख लोग हो या 1000 मान लेते हैं, और 1000 से अगर वो 1000 रुपए हर एक आदमी से 1-1 हजार लेता है तो उसके पास कितने पैसे हो गए? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के अंदर अगर वो 1000 रुपए लेता है, उसके अंदर 1 या 2 गाड़ी चोरी भी हो जाती है, 2 लाख रुपए देगा, तो भी मोटा मोटी वो बेनिफिट में ही रहता है। दिस इज हाउ इंश्योरेंस थिंग्स वर्क्स। टर्म इंश्योरेंस अगर है तो आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, कल को जो टर्म इंश्योरेंस लेता है उसको कुछ हो जाता है, 5 साल 10 साल जब तक का टर्म, तो उसके फैमिली को वो पैसा मिलता है। बट बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में होता है कुछ हो तब वो पैसे देते हैं। बाकी यूजुअली गाड़ी भी है, अब आप सबके पास गाड़ियां होंगी, घर में देखी होगी आपने, कार भी देखी होगी, बाइक भी हम क्लास में इतने लोग बैठे, कितनों की गाड़ी चोरी हुई है बताओ? आपकी हुई है, बाकी हमारी नहीं हुई है। तो सोचो इतनों में से सिर्फ एक की गाड़ी चोरी हुई है, तो हम सबने जितना इंश्योरेंस में एक प्रीमियम पे किया है, उनको अगर पे कर भी दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो भी इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट में है। और इसको अगर एट लार्ज आप एग्जांपल लोगे तो दैट्स हाउ एक इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। नाउ कमिंग बैक टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल उसकी 1 लाख रुपए की लकड़ी थी, वो लकड़ी उसने इंश्योरेंस करवा दिया। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट में थी या फायर से, हाँ, गुड्स लॉस्ट इन फायर, जल गई, वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि ये लो भाई मेरा इंश्योरेंस, मैंने ये गुड्स के अगेंस्ट में इंश्योरेंस लिया था, मुझे पैसे दे दो। कंपनी बोलते इंश्योरेंस किसने करवाया था? तो बोला मैंने। बोला ओनर कौन है इसका? तो बोला मैं। बोला आप नहीं हो, ओनर कंपनी है। तो बोला कंपनी और मैं एक ही तो है भाई, 100 में से 99 शेयर तो मेरे पास है, तो मैं ही हो गया ओनर। बोला आप ओनर हो बट गुड्स कंपनी के हैं और कंपनी के गुड्स है, एंड सिंस आप दोनों एज पर द लॉ अलग अलग एंटिटी हो, M&M कंपनी अलग है और M अलग है, तो इसीलिए जो कंपनी के गुड्स हैं
वो इंश्योरेंस भी कंपनी को करवाना चाहिए था, वो पैसे भी कंपनी के थ्रू आने चाहिए थे, तो हम इंश्योरेंस देते। हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। वो जाता है कोर्ट कि ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे यार, कंपनी का मालिक भी मैं हूं, 99 शेयर्स मेरे पास है, पैसा तो देना पड़ेगा तुम्हें। कोर्ट आता है, इधर आ बेटा, लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनी अलग है, ओनर अलग है, तुमने 1.5 होशियारी की, तुमने कंपनी के कुछ खुद के नाम से लिए, इंश्योरेंस तुमने खुद के नाम से करवाया, कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहां से। अब कोर्ट इस कंक्लूजन तक कैसे आया? सेपरेट लीगल एंटिटी। सो दैट्स हाउ पहला फीचर वर्क्स। अब यहां पे इसको लॉस हो गया इसलिए हमें दुख हो रहा है। कल को यह भी हो सकता है कि कोई टैक्स कंप्लायंसेस थी वो नहीं होती और एम के पास आते बोलते कि लो भाई आपकी कंपनी का 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है, पैसे दो हमें। तब ये जो एम है, जो अभी आप पे जिसको दया आ रही है कि बेचारे का नुकसान हो गया, ये हंसता उस समय कि भाई कंपनी का पैसा है, कंपनी से मांगो, मैं तो शेयर होल्डर हूं। लॉ में दोनों अलग अलग है। कंपनी के ये 4 गुड्स पड़ी है, बेचो, जितना पैसा है घर ले जाओ, नहीं है इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन डालो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों चीजों के बेनिफिट्स भी है, लॉसेस भी है, इसीलिए लोग कंपनी रन करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट कि हम कंपनी की इतनी सारी ये गाथा क्यों पढ़ रहे हैं? समझ आ रहा है? नाउ सेकंड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो, 2 से 3 बार बोलो, तभी याद रहेगा ये, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बोलो। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉरएवर। अच्छा, 7 लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश की थी। 7 लोग गाड़ी में दिल्ली से बॉम्बे जा रहे थे, रोड एक्सीडेंट में सबकी डेथ हो गई, सबकी। तो क्या होगा कंपनी का? एग्जैक्टली, कि 7 के 7 लोग भी अगर मर जाएंगे ना तो कंपनी को कुछ नहीं होगा। अगर उसका वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स भी है तो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, नहीं तो जो उन 7 के शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, और फिर वो कंपनी रन करेंगे। बट यही अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती तो वही खत्म हो जाती, डिसोल्यूशन बाय लॉ हो जाता कि भाई इसको डिसॉल्व मानो क्योंकि जो भी पार्टनर्स थे उनकी डेथ हो गई। तो इसका ये परपेचुअल सक्सेशन का एग्जांपल हो गया। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई सारी कंपनी जो 100 साल से भी ज्यादा है वो इसी रीजन से। तीसरा हमने लाइबिलिटी की बात की है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, 2 टाइप की है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जिसमें एक तो है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यूज ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जितने शेयर्स उनके पास है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में, तो उतने ही जो अनपेड जो कॉल्ड अप मनी है उतनी लाइबिलिटी उनकी बनती है, उससे ज्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं बन सकती। सेकंड इसके अंदर था लिमिटेड बाय गारंटी। के अंदर क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली, जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है, वो भी कब वाइंडिंग अप होगा तभी होगा, उससे पहले कोई गारंटी नहीं है उनकी। और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी एक टाइप ऑफ कंपनी है, उसके अंदर अनलिमिटेड होती है, ये भी एक टाइप की फीचर है, वो हम आगे टाइप्स ऑफ कंपनी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अच्छा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी में मेरे को फर्क क्या है बताओ? वहां पे भी बात करता है अलग अलग है, यहां पे भी बोलता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? 100% कंफ्यूज हो गए आप। अभी मैं बोलूंगा आप हुंडी हिला दोगे, 2 महीने बाद पढ़ोगे सर खुजाओगे कि यार ये भी बात तो वही कर रहा है, अलग अलग है, ये भी बात तो वही कर रहा है, साला समझ नहीं आ रहा है क्या ये। कोई कोशिश करेगा बताने की? कौन? किस में? 4 में, 1 में? फर्स्ट में नहीं है। कंपनी बेसिकली क्या है, फर्स्ट बात करता है कि ये दोनों अलग अलग है। अब अलग अलग है क्या है, उसकी बात फोर्थ करता है कि कंपनी है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। फर्स्ट ने सिर्फ एक लाइन बोली है कि कंपनी और ओनर अलग अलग हैं, इतनी सी बात उसने बोली है, आगे वो कोई बात बोल ही नहीं रहा है। आगे वो बोलेगा जैसे हम एसबीआई में जाते हैं ना कि एक साइन किया अभी जाओ काउंटर नंबर 4 पे, वहां दूसरा साइन किया अभी काउंटर नंबर 3 पे जाओ। गोते खाए तुम लोगों ने? तो खाए होंगे बैंकों के, तुम लोग तो फिर भी बच जाते हो, भाई चला गया, पापा चले गए, तुम लोग खाते रहते हो गोते। तो होता है ना, कई बार हम बैंक में जाते हैं तो 2-3 काउंटर पे घुमाते हैं हमें, तो सेम है। पहला काउंटर बोलता है भाई कंपनी और मेंबर अलग अलग हैं, तो बोला भाई अलग अलग है तो कंपनी है क्या? काउंटर नंबर 4 पे जाओ वो बताएगा।
ये काउंटर नंबर 4 ये है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये बोलता है इधर आ मेरे पास, मैं बताता हूं कि अलग अलग है तो कंपनी है क्या। सो बेसिकली अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएट भी लॉ से होती है, मतलब उसका बर्थ भी लॉ से होगा तो उसकी डेथ भी लॉ से ही होगी। जैसे इंसान होते हैं उसका नेचुरल बर्थ होती है तो डेथ भी बाय नेचर ही होती है, एज हो गई, जो भी हो गया, जो भी रीजन से बीमार हो गया। वैसे अगर कंपनी को अगर आपको क्रिएट लॉ से करना है तो खत्म भी लॉ ही कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन अ नेचुरल बर्थ। अदर देन नेचुरल बर्थ इसका क्रिएशन हुआ है, मतलब बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ। नोट कर लो यहां, अदर देन नेचुरल बर्थ पे अंडरलाइन करके बाय लॉ लिखो। यहां पे इसने इतनी सी बात बोली है कि उसका क्रिएशन बाय लॉ हुआ है। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ्ड विद द ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज अ लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये जुडिशियल एज अ लॉ से इसका क्रिएशन हुआ है और ये एक अलग जुडिशियल बॉडी हो गई है। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ्ड विद ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंसान के पास जो भी लीगल राइट्स होते हैं वो कंपनी को दिए हुए हैं। 4 में ये बात कर रहा है कि कंपनी है क्या। फर्स्ट में बोल रहा है कंपनी और ओनर अलग अलग है, अब 4 में ये बता रहे हैं कि कंपनी क्या है। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस कहां है? एग्जैक्टली। फर्दर अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंकिंग अकाउंट, रेज लोन्स, इनकर लायबिलिटीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद ये बात करता है कि कंपनी ये सारे काम भी कर सकती है। अगर कंपनी के मेंबर्स कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट राइट करते हैं, वो भी सब कर सकते हैं, मेंबर्स भी कर सकते हैं। जैसे एम ने क्या किया था, क्रेडिटर था वो, तो वैसे मेंबर्स भी क्रेडिटर भी बन सकते हैं, वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ काम कर सकता है एक्सेप्ट फॉर नेचुरल पर्सन। वो ये 3-4 चीजें, उसको जेल नहीं भेज सकते आप, वो कोई ओथ नहीं ले सकता, ओथ तो नेचुरल पर्सन नहीं ले सकता, कसम तो वही खा सकता है। जियो कैसे कसम खाएगी? कसम तो अंबानी खा सकते हैं, पर दोनों अलग अलग हो गए। वो सेम चीज बोल रहा है, मैरी और प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशन। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ये इसका क्रिएशन लॉ से हुआ है तो खत्म भी लॉ से ही होगी। ये जब भी इसका क्रिएशन होता है तो इसके पास सारे के सारे लीगल राइट्स आ जाते हैं जो कि एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं, एक्सेप्ट फॉर कुछ चीजें जो नेचुरल पर्सन के पास होती है। वो क्या है? उसको जेल नहीं भेज सकते, ओथ नहीं ले सकता, मैरी नहीं कर सकता या प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी भी तरह का प्रोफेशन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। अब कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक्ट कैसे करेगा? तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर है कि कोई ह्यूमन एजेंसी के थ्रू ही कर सकता है। डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कंपनी के मेंबर्स के एजेंट्स नहीं है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के तो एजेंट्स हैं, बट वो अकाउंटेबल नहीं है मेंबर्स की तरफ। As a company is an artificial person, it can act only through some human agency, which are directors. The directors cannot control affairs of the company and act its agency, but they are not the agents. कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंपनी का जो भी अफेयर्स होंगे वो शेयर होल्डर्स मीटिंग में तय करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मीटिंग बुलाई शेयर होल्डर्स की, उसमें बोला गया कि भाई एक प्रपोजल है कि हम लोग चाह रहे हैं कि फलोदी में 6G सर्विसेज की शुरुआत करें। तो जो 100 मेंबर्स थे उनमें से 55 मेंबर ने कहा बिल्कुल हमारे पास रिसोर्सेज भी है, पैसे भी है, हम कर सकते हैं। तो ये एक प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। अब डायरेक्टर्स का काम हो गया है कि भाई उसको एग्जीक्यूट करवाना। तो वो क्या कर रहा है? यहां उन्होंने क्या बोला, दे कैन नॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब अब डायरेक्टर्स ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 6G की जरूरत कहां है यार, अभी तो पहले दिल्ली बॉम्बे में स्टार्ट हो जाए, फलोदी में अभी नहीं करेंगे। नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। वो ये लाइन बोल रहा है कि आप कंपनी के अफेयर्स कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपका काम है जितना बोला गया है उतना करना। वो भी क्यों? क्योंकि कंपनी खुद नहीं कर सकती है। समझ आ रहा है? बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या है कि भाई 6G की शुरुआत, ओके, अब आप फलोदी जाओ, वहां जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे परमिशन लो, तो वो उनको कंपनी के बिहाफ पे करना पड़ेगा। बट आगे क्या बोलता है? एज एन एजेंसी कंपनी के काम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके एजेंट्स वो नहीं है। वो कंपनी के अफेयर्स पे काम कर सकते हैं जो मेंबर्स ने अप्रूव किया है।
द डायरेक्टर्स कैन एंटर इनटू देयर ओन और थ्रू कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट फॉर्मल एक्ट। अब यहाँ आके उन्होंने फॉर एग्जांपल अपना जो भी नगर निगम है उसके अंदर एप्लीकेशन डाली कि हम यहाँ पे 6G सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमें लैंड अलॉट करो, वो लैंड का हम पेमेंट करेंगे ताकि वहाँ पे हम हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल कर सकें। तो वो कैसे करेंगे? तो बेसिकली उस पर जो साइन होगा वो कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स करेंगे। तो जो वही लाइन बोली है, द डायरेक्टर्स कैन ईदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कॉमन सील। ईदर ऑन देयर ओन का मतलब क्या हो गया? ये लाइन पढ़ो वापस, मुझे बताओ, 2 से 3 बार तो मैं बता चुका हूं। ये लाइन पढ़ के मुझे समझाओ क्या है ये लाइन का मतलब, क्या है यहां से यहां तक का। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया कि या तो वो कॉमन सील के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट करें, अगर कॉमन सील नहीं है तो ईदर ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन मतलब वो दोनों खुद के सिग्नेचर करेंगे, जो हमने पढ़ा था कॉमन सील वाले पॉइंट में, वापस पढ़ेंगे अभी, ठीक है। Thus, a company is called an artificial legal person। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस वजह से कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। पहले पॉइंट में बोल रहा है क्रिएशन बाय लॉ हुआ, सेकंड है कंपनी के बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन ले सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, सारे काम कर सकती है एक्सेप्ट फॉर जो नेचुरल पर्सन कर सकता है कि उसको जेल में भेजा, शादी करवा दी, ओथ ले ली। ओथ का मतलब क्या हुआ? शपथ। एग्जैक्टली अगर आप कोई केस फाइल करते हो कोर्ट के अंदर तो उसके अंदर आपको अपना एफिडेविट, अपनी ओथ फाइल करनी होती है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बट कंपनी अगर कोई केस फाइल करेगी किसी के अगेंस्ट में तो कंपनी खुद ओथ नहीं ले सकती है। तो ओथ कौन लेगा? फिर डायरेक्टर्स लेंगे, बट रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? कंपनी होगी। एग्जैक्टली ये हम आगे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट विल में पढ़ेंगे ये पॉइंट, बट ये तुमने बहुत सही पकड़ा है कि ओथ कंपनी नहीं लेगी, उसके जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो लेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अब मुझे आप लोग बताओ फर्स्ट और फोर्थ में क्या फर्क है, फिर से बताओ। एग्जैक्टली फर्स्ट में यही बोल रहा है कि दोनों अलग अलग है, और अब कंपनी अलग अलग क्या है तो वो फोर्थ बता रहा है। फिफ्थ हो गया कॉमन सील, हम 4 से 5 बार पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। कॉमन सील मतलब ऑथराइजेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी का सिग्नेचर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर प्लस 1 CS ये ऑथराइज करेंगे कंपनी के एक्ट को। और ये कौन से अमेंडमेंट के अंदर इसको अमेंड किया गया कि द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 इसने अमेंड किया है, कॉमन सील को ऑप्शनल बनाया है। चलो यहां तक हम पढ़ चुके हैं पूरा, है ना, लास्ट क्लास में, आज अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? वेल का मतलब क्या है, किसी को पता है? पर्दा। एग्जैक्टली एक पर्दा। अब जैसे पीछे पर्दा है, ये ट्रांसपेरेंट पर्दा है, पीछे घूम के देखो एक बार, इसी को अगर कलर्ड कर दे पर्दा तो पर्दे के पीछे क्या है, दिखेगा किसी को? नहीं दिखेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? कंपनीज एक्ट के अंदर पर्दे की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? टू एन एक्सटेंट ठीक जा रहे हो तुम, बट ओनर्स की बात यहां नहीं करेंगे हम। ये यहां हम डायरेक्टर्स की बात करेंगे कि हम इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि अलग अलग है, अलग अलग है, कंपनी की कॉमन सील है, अगर कॉमन सील नहीं है तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर 2 नहीं है, अगर CS है तो CS है और एक डायरेक्टर है। तो यार कल को अगर कोई चीज उल्टी पड़ जाए तो यार तुम तो डायरेक्टर को उठा के जेल में डाल दोगे कि भाई साइन कौन। अब कल को वो ओथ देता है कोर्ट के अंदर तो वहां पे डायरेक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्टर करेगा, कोई भी काम करेगा तो डायरेक्टर करेगा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके करेंगे, या शेयर होल्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे कोई काम। तो कल को इस तरह से आप कंपनी के एक्ट पे हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अलग है अलग है, बट कल को अगर कोई रिपरकशन होता है, कल को कोई कंपनी से कोई गलती होती है तो आप डायरेक्टर को उठा के अंदर डाल दोगे क्या? ये कॉर्पोरेट वेल बात करता है कि नहीं। अब पढ़ रहे हैं, आओ मेरे साथ पढ़ते हैं, चलो। कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट। सबसे पहले तो एक लीगल कंसेप्ट है ना, whereby the company is identified separately from the members of the company। कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं उससे कंपनी को हमने अलग अलग आइडेंटिफाई किया है, उसको सेपरेट किया है, इसी को कॉर्पोरेट वेल का एक कंसेप्ट किया है।
कंसेप्ट बोला गया है। वेल मतलब पर्दा, कॉर्पोरेट वेल का मतलब कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो कॉर्पोरेट वेल की इसीलिए ये टर्म इजाद हुआ है कि कॉर्पोरेट वेल। द टर्म कॉर्पोरेट वेल refers to the concept that members of company are shielded from liability connected to company's action। कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, वो कंपनी के जो भी एक्शन है या कोई भी लाइबिलिटी है, उससे वो मेंबर्स को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते हो। वो कंसेप्ट आता है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी से। फिर से पढ़ो, द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू द कंसेप्ट that members of company are shielded मतलब बचाव, सुरक्षा, from the liability connected to the company's action। कंपनी के किसी एक्शन से उसके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने का जो कंसेप्ट है उसको कॉर्पोरेट वेल थ्योरी बोलते हैं। एक लाइन में बहुत सिंपल है कि कंपनी कल को कोई एक्ट करती है तो वहां पे कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, हम बात कर रहे हैं कि यार वो ओथ नहीं ले सकता, वो शादी नहीं कर सकता, उसको जेल में नहीं डाल सकते, तो कल को यार तुम तो आओ बोलो चलो डायरेक्टर है मेंबर, उनको उठा के जेल में डालो। वो चीज ना हो इसके लिए कॉर्पोरेट वेल थ्योरी आई है। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट और कॉन्ट्रावेंस एनी लॉ, या तो कंपनी का कोई डेट होता है या किसी लॉ को ब्रेक करती है, the corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors। in other words they enjoy corporate insulation। मतलब कंपनी किसी भी तरह का कोई लॉ अनइंटेंशनली ब्रेक करती है, इंटेंशनली नहीं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर इस चीज का देखो, हिंदुस्तान या भारत या अगर दुनिया की भी बात करें, तरह तरह के खोपड़ियां हैं हमारे यहाँ, है ना, हर कोई अपना उल्टा दिमाग लगाता है। तो अगर इस चीज को अगर कोई टेढ़ा दिमाग वाला इंसान ने पढ़ लिया तो उसका उल्टा दिमाग भागेगा। वो बोलेगा यार दोनों अलग अलग है, एक काम करता हूं मैं फ्रॉड कर लेता हूं, कंपनी को उठा के जेल में डाल नहीं सकते हो, मैं तो वैसे ही बचा हुआ हूं। तो वो चीज नहीं होगी। होना क्या चाहिए कि आप ना जो काम है वो लीगली होना चाहिए, या कोई बोनाफाइड तरीके से कोई आपसे गलती हो जाए तो मेंबर लायबल नहीं होंगे। Thus, the shareholders are protected from the acts of the company। फिर से बताओ कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या बात करती है? कंपनी के मेंबर्स को कंपनी के एक्ट्स से या उनकी लाइबिलिटी से या इन कॉन्ट्रावेंशन टू एनी लॉ अगर कोई कंपनी काम करती है उससे प्रोटेक्शन कॉर्पोरेट वेल थ्योरी देती है। Thus, the shareholders are protected from the acts of the company। अच्छा, ये कंसेप्ट आया था सोलमन वर्सेस सोलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप हाईलाइट कर दो, है ना। जब भी कॉर्पोरेट वेल थ्योरी की बात करेंगे आपको ये केस मेंशन करना है। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ था ये हम पढ़ते हैं, चलो। इसके अंदर बेसिकली कंपनी, ये एक सोलमन था, उसने क्या किया था, उसने देखो इन सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, द हाउस ऑफ लॉज कौन? यूके का कोर्ट, है ना। ये देखो कब का केस है, अच्छा मैं यहाँ ईयर नहीं दिया हुआ है, पुराना केस है काफी ज्यादा। द हाउस ऑफ लॉज लेड डाउन दैट अ कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था कि सोलमन नाम का एक इंसान था, उसने कंपनी बनाई थी। एस नाम का इंसान था और एक थी S&S कंपनी। इस इंसान ने इस कंपनी को क्रिएट किया, ठीक है। कंपनी का ये शेयर होल्डर था, इसके पास ऑलमोस्ट सारे शेयर्स थे, 4 शेयर छोड़ गए, with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons and 1 daughter। तो देखो खुद हो गया, उसकी वाइफ, 4 बच्चे और एक बेटी, 4 एक 5 और एक 6, मतलब 1 + 6, एक तो ये खुद हो गया, 6 इसकी फैमिली मेंबर्स हो गए, ठीक है। अब इन्होंने मिलकर इस कंपनी को क्रिएट किया और टोटल जो थे एसेट्स थे, द कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सैलमन फॉर 38,782 पाउंड्स। 38,782 पाउंड्स के अंदर कंपनी ने सॉलमन के एसेट्स को टेक ओवर कर लिया।
मतलब सॉलमन ने क्या किया, एक कंपनी बनाई, उस कंपनी में खुद और 6 खुद के फैमिली मेंबर्स को मेंबर बनाया, खुद का जो भी बिजनेस था वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। टोटल जो प्राइस थी, पॉन्स को हम रुपीस में बात करते हैं आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि 38,782 38,782 के अंदर उसने अपना जो बिजनेस था वो कंपनी को बेच दिया। खुद का बिजनेस वो रन कर रहा था, बट जो ऑलरेडी जो बिजनेस था उसको कंपनी को बेच दिया उसने। अब उस 38,000 का उसने क्या क्या लिया था, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉलमन टुक 20,000 शेयर्स ऑफ 1 पाउंड ईच। इस 38,000 में उसने क्या किया, शेयर्स कितने के लिए, 20,000 के, बहुत बढ़िया। डिबेंचर्स वर्थ 10,000 पाउंड्स, 10,000 के क्या लिए उसने, डिबेंचर्स लिए। अच्छा, डिबेंचर्स क्या होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, पता है नहीं पता है, सिक्योर्ड का नंबर कहां आता है, डिसोल्यूशन में पढ़ा होगा। तो बेसिकली जब भी कंपनी डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी के आपने 12th में पढ़ी नहीं, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, तो इतने लॉस्ट को दिख रहे हो यार। सचिन सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया क्या, बात करता हूं मैं कि बच्चे तो लॉस्ट है। चलो, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, तो कंपनी का डिसोल्यूशन होता है ना, तो एक जो हायरार्की होती है उसके अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होता है। सबसे एंड में शेयर होल्डर्स होते हैं, उससे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, उससे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। याद आया कुछ, ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ ना, हाँ पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, और उनको पेमेंट करेंगे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले। तो इसने क्या किया, ओनर भी खुद बन गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर भी खुद बन गया। कितना स्मार्टली प्ले किया ना इसने, कि कल को कंपनी को कुछ भी हो जाए, ये 10,000 रुपए तो मेरे से कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, प्लानिंग बहुत अच्छे से की। तो अच्छा, बिजनेस कितने में बेचा, 38,782 पाउंड्स। उसमें 20,000 के उसने डिबेंचर शेयर्स लिए, 10,000 के डिबेंचर्स लिए। रेस्ट जो भी था उसने, बाकी सब ने 5 शेयर फैमिली मेंबर्स ने लिए, ठीक है, और रिमेनिंग उसने 6, और रिमेनिंग उसने कैश ले लिया। कैश कितना हो गया, 38 में से ये गया 18, 8,000, 8, 7, 6 और माइनस करो 7, 6, ये कैश लिया। इसका ब्रेकडाउन देखो क्या है, 38,782 के अंदर उसने कंपनी को अपना पूरा बिजनेस बेच दिया। उसने कंपनी क्रिएट की, उसने इतने पैसे में अपना बिजनेस कंपनी को बेच दिया। उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में सॉलमन ने कंपनी से क्या लिया, 20,000 के शेयर्स लिए, 10,000 के वो सिक्योर्ड क्रेडिटर बना, डिबेंचर्स ले लिए, खुद नहीं लिए, ठीक है। 6 शेयर उसकी फैमिली को चले गए, जो ये थे +6, याद है कौन, वाइफ, 4 बेटे 1 बेटी, 6 जने ये हो गए। तो 6 शेयर्स इनके पास चले गए, रिमेनिंग उसने कैश ले लिया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फैक्ट ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लॉस्ट लग रहे हो दोनों, समझ आया, क्या समझ आया, थोड़ा थोड़ा तेज बोलो प्लीज। अपनी कंपनी बेच दी, किसको बेची, क्या बेचा, नहीं समझ आए पूछो मैडम, कल को फाउंडेशन क्लियर करना है ना, पूछ लिया करो। नहीं समझ आए 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक समझ नहीं आए मेरे को छोड़ो मत कि मेरे को समझाओ सर, ऐसे कैसे नहीं समझ आ रहा है मेरे को। क्या हुआ था बेसिकली मैं बता, इससे पहले हमने जो पढ़ा वो समझ आया आपको अच्छे से। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, मेंबर्स अलग है। उसके बाद हम इस कंसेप्ट की बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। इसके अंदर क्या है कि कंपनी के जो भी एक्ट्स है उससे कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गई, नेचुरल पर्सन तो है नहीं। नेचुरल पर्सन अगर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ अगर कोई गलत काम करता है तो या तो आप उसको पनिश करते हो, या फाइन इंपोज करते हो, या उसको जेल में डालते हो। बट कंपनी को आप जेल में डाल नहीं सकते, क्योंकि उसका क्रिएशन लॉ से हुआ, डिसोल्यूशन भी लॉ से होना चाहिए। आप हंस क्यों रहे हो,
नहीं समझ आया क्या हो गया यार? हाँ, तो उसके अंदर क्या हुआ कि इसने अपना एक बिजनेस था। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक दुकान थी छोटी सी, टिम्बर का काम करता था ये, टिम्बर या कपड़े का, जो भी मुझे याद नहीं अभी देख लेने। तो उसने क्या किया, एक कंपनी फॉर्म किया। अब सिंस कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं, तो उस कंपनी ने, सॉलमन एंड सॉलमन कंपनी ने उस सॉलमन का बिजनेस टेक ओवर किया, और उसके एवज में अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो पेमेंट भी करते हो। तो उस बिजनेस के एवज में उसने डिसाइड किया कि 38,782 पॉन्ड्स मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूं, आपका बिजनेस है, आप मेरे पास आए कि सर मुझे मेरा बिजनेस बेचना है, मैं बोल ठीक है मैं ले लूंगा, तो सर मेरे को इतने पैसे चाहिए, मैंने कहा डन। तो उसमें इतने पैसों का ब्रेक डाउन, अब वो आपके पास ऑप्शन है, या तो पूरा कैश ले लो, या शेयर्स ले लो, डिबेंचर्स ले लो, वो 12th में आपने पढ़ाई होगा। तो उसके अंदर उसने क्या डिसाइड किया था कि 20,000 का तो मैं लूंगा शेयर्स, है ना, मेरी खुद की होल्डिंग रहनी चाहिए कंपनी में क्योंकि मेरी कंपनी है। 10,000 उसने लिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर बना, उसने डिबेंचर्स लिए, और रिमेनिंग 6 शेयर उसकी फैमिली को चले गए। और उसके अलावा जो कैश था 8,776 वो उसको नगद पैसे दे दिए। यहां तक फैक्ट्स क्लियर है, एकदम क्लियर है हम लोग, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा पार्ट, उससे पहले आपको ये फैक्ट क्लियर होने चाहिए। बिजनेस कितने का था? 38,782। किसने बेचा? सोलोमन। किसको बेचा? कंपनी का नाम क्या था? सॉलमन एंड सॉलमन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। 38,782 के अंदर कैश कितना था? 8,776। डिबेंचर्स कितने के थे? 10,000। शेयर्स कितने के थे? डिबेंचर्स क्या है? सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड है। पेमेंट कब करते हैं? डिसोल्यूशन के टाइम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करते हैं। तो उसने बहुत स्मार्टली प्लान किया। अब वापस बढ़ते हैं आगे का फैक्ट। The company took over the personal business assets of Solomon for 38,782 pounds, and in turn, Solomon took 20,000 shares. Debentures were 10,000, and the company with the charge of company's assets and the balance in cash. His wife, daughter, and 4 sons took up 1 share of each. उसके बाद क्या हुआ, कंपनी का काम अच्छा चल रहा था, बट एक ग्रेट डिप्रेशन का एक टाइम आता है जिसके अंदर धंधा हो जाता है ठप, कंपनी हो जाती है बंद, ताले लग जाते हैं कि अब सेल्स ही नहीं हो रही, अब तो यार कंपनी को डिसॉल्व करना है। सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। पढ़ा था आपने, अकाउंटिंग पढ़ी है, 12th में पढ़ी होगी। तो कंपनी का क्या हुआ, लिक्विडेशन हो गया ड्यू टू द जनरल ट्रेड डिप्रेशन। यहां तक समझ आ गया? बिजनेस अच्छा चल रहा था, बट उसके अंदर एक जनरल ट्रेड डिप्रेशन आता है, उसमें कंपनी का बिजनेस हो जाता है ठप, कंपनी को डिसॉल्व करने की नौबत आ जाती है। अब कंपनी के ताले मारो, बंद करो, कंपनी को पैसे नहीं है। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द ट्यून ऑफ 7,000 pounds contended that Salmon could not be treated as secured creditor। अब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, डिसोल्यूशन का भी एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो किया गया। तो जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे वो सीधा पहुंच गए कोर्ट कि ये हमारे साथ सरासर धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। जिस इंसान ने खुद ने कंपनी बनाई, उसने खुद ने शेयर्स भी ले लिए, खुद को सिक्योर्ड क्रेडिटर भी दिखा दिया, दोनों हाथ में लड्डू पकड़ के बैठ गया वो। तो यार कंपनी बंद भी होती है तो 10,000 तो मेरे को आना ही है, और अगर कंपनी चल रही है तो 20,000 शेयर्स है तो प्रॉफिट तो मैं कमाता ही रहूंगा। गलत किया कि सही किया? गलत तो कुछ नहीं है, प्लानिंग है। प्लानिंग तो कोई भी कर सकता है, उसने भी प्लानिंग की, हर चीज कंपनी के तहत की। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ अभी तक कुछ भी नहीं किया उसने। इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर्स हेल्ड बाय हिम, क्या बोला कि 7,000 के लोग थे, वो चले गए कि द सैलमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर्स हेल्ड बाय हिम, एज ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 1 man कंपनी। यार कंपनी एक ही है, पूरे के पूरे शेयर्स उसके पास है, सिर्फ 5 शेयर्स है वो अलग है, 6। तो 1 man कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी ये है, डिबेंचर भी ये है, शेयर होल्डर भी है, तो हम कहां जाएं? Which was no different from Solomon to the cloak of the company was a mere sham and fraud। बोलते कि भाई कंपनी फ्रॉड है, घोटाला किया है, खुद ने ही कंपनी बनाई, खुद ही सिक्योर्ड क्रेडिटर बना, खुद ही शेयर होल्डर बना, और अब कंपनी को डिसॉल्व कर रहा है, हमारे पैसे खाने की नीयत है इसकी।
उसके अंदर लॉर्ड मैकनॉट ने क्या बोला? द कंपनी एट लॉ। अच्छा, आप लोग जज होते हैं, आपका क्या फैसला होता है? इसको छोड़ो, ये केस आपके पास है, आपका क्या डिसीजन होता? फ्रॉड किया है? नहीं किया है? क्यों? बट यार एक ही कंपनी है, खुद सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया, डिबेंचर भी खुद बन गया, शेयर होल्डर भी खुद बन गया, बस तो मैंने आपको डे 1 ऑफ माय ओरिएंटेशन क्लास बोला था, लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। जो लॉ में लिखा हुआ है उसको पढ़ो, उसको इंटरप्रेट करो, अप्लाई करो, बहुत इजीली होगा। और आप लोगों को अभी तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा। आई थिंक सारी क्लास का यही एक जनरल आंसर होगा कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको इसी तरह का एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे भाई आप डिसीजन दो, तो आपको बस ये सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देना है, प्रोविजन, उसके बाद अपना डिसीजन देना है। द कंपनी एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। ये फैंसी नाम किसका है? शेयर होल्डर्स का। बहुत बढ़िया। एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस is precisely the same as it was before, even though अगर कंपनी के फॉर्मेशन से पहले और बाद में कुछ भी चेंज नहीं हुआ हो। सैलोमन पहले भी कंपनी संभाल रहा था, अभी भी कंपनी संभाल रहा है, पहले भी वो वही काम कर रहा था सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर बन के, और अब भी वो एग्जैक्ट सेम काम कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर बन के। फिर भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के बाद दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाते हैं, ये लॉ में बोला गया है। एंड एट द सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट्स, द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर और ट्रस्टीज ऑफ फॉर देम। कंपनी कोई एजेंट नहीं है, ये चीज आगे। नॉर आर द सब्सक्राइबर्स एज मेंबर्स लाइबल इन एनी शेप और फॉर्म एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट एंड मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। इसको वापस पढ़ो पूरा। The company at law a different person altogether from the subscriber to the memorandum, and though it may be that after incorporation of the business is precisely the same as it was before, and the same person are managers and the same hands receive the profits, the company is not in law the agent of subscribers or trustees for them। ये बोल रहे हैं कि कंपनी अगर फॉर्मेशन के बाद भी सब कुछ सेम है तो भी आप एजेंट नहीं मानोगे, ना तो मेंबर्स का ना ट्रस्टीज का। नॉर आर द सब्सक्राइबर्स एज मेंबर्स लाइबल इन एनी शेप और फॉर्म एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट एंड इन एनी। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है जो उस ऑफिशियल जजमेंट में कोर्ट ने नोट किया है ना। आप लोगों को अपनी भाषा में जवाब देना है, इजीएस्ट लैंग्वेज, प्रोविजन की क्लैरिटी देनी है और अपना आंसर देना है, बस। 10. This case clearly established that company has its own existence. As a result, a shareholder cannot be held liable for the acts of the company even though he holds virtually the entire share capital। कि कंपनी के मेंबर को कंपनी के एग्जिस्टेंस के बाद दोनों अलग अलग है, इवन इफ एक ही सब्सक्राइबर है या एक सब्सक्राइबर के पास मेजर शेयर होल्डिंग है, फिर भी दोनों अलग अलग एंटिटी है। यही कोर्ट ने बोला है, जो आप लोगों ने इतना पढ़ने से पहले बता दिया। कोर्ट ने वही चीज बोली है कि भाई दोनों अलग अलग है, फुल स्टॉप। नाउ द क्वेश्चन, अच्छा, द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, मुझे बताओ कोई। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है? क्या बोलो बोलो, सब एक दो जवाब ही क्यों आ रहे हैं, सारे बोलो। बेसिकली कोर्ट ने यही बोला है कि अगर कोई बिजनेस फॉर्मेशन होता है और कंपनी का मैनेजमेंट सेम आदमी करता है जो पहले करता था, प्रॉफिट भी उन्हीं हाथों में जा रहा है जिन हाथों में पहले जाता था सॉलमन, कि भी बाद में भी वही पैसे अपनी जेब में डाल रहा है, पहले भी वही पैसे जेब में डाल रहा था, फिर भी इनकॉर्पोरेशन के बाद एक कंपनी की अलग एग्जिस्टेंस हो जाती है और कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए कंपनी के किसी एक्ट पे मेंबर्स को लायबल नहीं कर सकते हैं। और यहां पे चूंकि सैलोमन वाज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उसको वो 10,000 पाउंड्स का पैसा मिलना चाहिए बिफोर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यही कोर्ट ने बोला है, उनको भगा दिया यहां से कि
लॉ पढ़ के आओ, उसके अंदर यही है, दोनों अलग अलग है, पैसा उसको मिलेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बोला था वो आ ही रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि यार ये अगर ऐसा हो गया तो सारे ही फ्रॉड करने लग जाएंगे, कोई टैक्स की चोरी करेगा, कोई कुछ करेगा कि यार कंपनी को तो जेल में डाल दो उठा के, वो तुम डाल नहीं सकते, और हम तो कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी में बचे हुए हैं, हमें तुम हमारा गला वैसे ही नहीं पकड़ सकते हो। तो क्या इसका कोई इलाज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो फ्रॉड बढ़ जाएंगे, कैपिटल लोगों की बर्बाद हो जाएगी, डिप्रेशन में आ सकते हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका इलाज हम आगे बढ़ते हैं। Now the question may arise whether this veil of corporate personality can even be lifted or pierced. आप जिस पर्दे की बात कर रहे हो, उस पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि हम उस पर्दे को हटा के देखें भाई कौन कर रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्रॉड्स और काफी ज्यादा गलत काम होने की आशंका भी बढ़ जाती है। Before going into this question, one should first try to understand the meaning of phrase lifting the veil. It means looking behind the company as a legal person. इस कंसेप्ट का मतलब क्या है? Looking behind the company as a legal person. कंपनी के बियॉन्ड देखो कि उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है। अगर कोई कंपनी गलत काम कर रही है तो वो पता लगाने के लिए उसके बियॉन्ड भी तो देखना पड़ेगा, पर्दे के पीछे कौन है देखना ही पड़ेगा। अब वो एक नई थ्योरी आएगी। अभी तक हमने थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल की बात की थी, अब उसके लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल की बात करेंगे कि उस पर्दे को हटा के देखो भाई पीछे कौन है। तो जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ना भी जरूरी है, चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए। दैट इज disregarding the corporate entity and paying regards instead to the realities behind the legal facade, where the courts ignore the company and concern themselves directly with the members. अब उन सिचुएशंस की हम बात कर रहे हैं जब कोर्ट बियॉन्ड द कॉर्पोरेट वेल देखेगा और मेंबर्स को या जो भी उसके रिस्पॉन्सिबल पर्संस हैं उनको पकड़ेगा। वो कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। द कॉर्पोरेट वेल मे बी सेड टू हैव बीन लिफ्टेड। जब जब कोर्ट, अच्छा ये कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो आप लोग। Where the courts ignore the company and concern themselves directly with the members or the manager, the corporate will may be said to have been lifted. अब इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि जब मर्जी आए कोर्ट मुंह उठा के देख ले, क्या मेरे को ऐसा लगता है कि हटाओ, वो भी नहीं है, फिर वही होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब देयर शुड बी सम बैलेंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस होनी चाहिए कि वही हो तभी आप कॉर्पोरेट वेल को हटा सकते हो, नहीं तो आप हर केस में हटाना शुरू कर दोगे तो फिर जो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी है वो खराब हो जाएगी। क्या हर चीज के अंदर आप तो हमें पर्सनल लायबल कर रहे हो, तो पहले जो हमने पढ़ा उसका क्या मतलब रहा? तो इसीलिए कुछ बैलेंसेस होने जरूरी है, वो केसेस हम आगे पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट है। Only in appropriate circumstances the courts are willing to lift the corporate veil, and that too when questions of control are involved rather than merely a question of ownership. इसका मतलब बताओ मुझे। कोर्ट उन्हीं सिचुएशन में देखेगा जब क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल इज इन्वॉल्व रादर देन क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप। ओनर कौन है इससे ज्यादा देखेगा यार कौन कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स को। अब कोई मिल के अगर गलत काम कर रहा है तो वो कंट्रोलिंग आ रही है ना। अब सिर्फ ओनर है और अगर काम अच्छे से चल रहा है तो कोर्ट क्यों देखेगा? बट अगर कोई कंट्रोल करके चीजें गलत कर रहा है तभी तो कोर्ट देखेगा। इसीलिए लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट होगा। सेकेंड पॉइंट, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। The following are the cases where company law disregards the principle of corporate personality and the principles that company is a legal entity distinct and separate from its shareholders or members. ये केसेस की हम बात करेंगे। अच्छा चलो इससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं हम। सैटरडे हमारी क्लास थी। सैटरडे मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताए थे जो हमने आज वापस पढ़े। उस टाइम कितने लोगों को समझ आए थे? कुछ को आए थे, कुछ को नहीं आए थे। आज पढ़ाया, आज कितनों को समझ आया? सबको आ गया? बस यही है, यही प्रैक्टिस है। आज मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट वेल थ्योरी पढ़ा रहा हूं। आई नो कई लोगों को बाउंसर जा रहा होगा कि यार ये मतलब यार अभी तो हम बात कर रहे थे कि यार वो हटाना नहीं चाहिए, अब बात कर रहे हैं हटाना चाहिए। हो क्या रहा है? समझ तो आ रहा है यार पर समझ नहीं भी आ रहा है, ये कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतनी बार क्लैरिटी मिलेगी।
पढ़ाने वाला मैं ही था, टॉपिक ये सेम ही था, परसों भी मैंने ही पढ़ाया था, आज भी मैंने ही पढ़ाया है, परसों समझ आया था थोड़ा थोड़ा, आज समझ आया है अच्छा खासा। तो बस यही है, हम लोग बार बार पढ़ेंगे ना, तो जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार क्वेश्चन या टॉपिक को लेके क्लैरिटी आएगी हमारी। तो आज हम पढ़ते हैं, डोंट वरी, कल मैं इसको थोड़ा सा वापस रिवाइज करवाऊंगा। उससे पहले आई एक्सपेक्ट आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ के आओगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अंदर बेसिकली हमने पहले पढ़ा है लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। वो क्या बात करता है कि जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी के कोई भी काम होंगे उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। आप शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं करोगे। ये कंसेप्ट है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। बट कई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब वो लोग गलत काम कर रहे हो, तब कोर्ट को ये लगता है कि यार यहां पे अब लक्ष्मण रेखा लांधी जा चुकी है, अब तो यार देखना पड़ेगा कि वो लोग कौन है जो ये काम कर रहे हैं। वो कौन कौन सी सिचुएशंस है वो हम पढ़ने वाले। फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और अ फ्रेंड। पहला चीज है कि ये देखने के लिए कि यार ये कंपनी के पीछे है वो काम कौन कर रहे हैं, ये हमारे देश का कोई दुश्मन है या फिर देश का कोई दोस्त है। या कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन तो कोई भी करवा सकता है ना। आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज अगर कंप्लायंस है तो आप कंपनी खोल सकते हो, शेयर होल्डर्स भी आप हो सकते हो। बट पता पड़ रहा है कि यार इसके पीछे काम कौन करवा रहा है। पता पड़ा कल को कि यार पाकिस्तान इज आवर एनिमी स्टेट, वहां से अगर इसकी कंट्रोलिंग हो रही है और इस बिजनेस के बियॉन्ड कुछ और भी ऐसा हो रहा है जो कोर्ट को देखना जरूरी है, तब कोर्ट ये करेगा कि वो कॉर्पोरेट विल हटा के देखेगा कि यार डायरेक्टर्स कौन हैं, क्या काम हो रहा है, और उनको पर्सनली लायबल भी किया जा सकता है। समझ आया? पहली चीज तो क्या, उसका कैरेक्टर देखेंगे, कंपनी का कैरेक्टर क्या है, कि अपना दोस्त है कि दुश्मन। अब फॉर एग्जाम्पल अपने घर को आके बैठेगा कोई मेहमान होगा, तो सबसे पहले आप क्या देखो, यार जानते भी है कि नहीं जानते। तो कोई कंपनी है तो उसका कैरेक्टर तो देखेंगे कि यार अपना फ्रेंड है कि एनिमी है। वो पहला सिचुएशन है जब आप कॉर्पोरेट विल हटाओगे। In the law relating to trading with the enemy where the test of control is adopted, the leading case in this point is Daimler Company and Continental Tire and Rubber. इसके अंदर ये लैंडमार्क केस है। If the public interest is not likely to be jeopardy, the court may not be willing to crack the corporate shell. जब तक अगर कोई काम बहुत अच्छे लीगल तरीके से हो रहा है और पब्लिक एट लार्ज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तब तक कोर्ट नहीं देखेगा। बट जब कोर्ट को लग रहा है कि यार पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हो रहा है, मतलब पीपल आर बीइंग टारगेटेड और प्रॉब्लम हो रही है, लोग सफर कर रहे हैं, तब कोर्ट बियॉन्ड द कॉर्पोरेट वेल जाके देखेगा कि इनके पीछे है कौन। बट इट मे रेंट द वेल फॉर असर्टेनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी, ये देखने के लिए। इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी डज नॉट हैव माइंड और कंसाइंस, देयरफॉर इट कैन नॉट बी फ्रेंड और फो। क्या कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ये चीज हम मानते भी हैं कि कंपनी के पास खुद का दिमाग नहीं होता है और वो जो ऑथराइज्ड होते हैं वही इंसान काम कर सकता है। बट फिर भी देखना पड़ेगा कि जो इंसान काम कर रहा है उसका कैरेक्टर क्या है, वो सही है या नहीं है। इट मे हाउएवर बी characterized as enemy company if its affair are under control of people of an enemy country। कि अगर जो लोग हमारे देश के दुश्मन हैं वही लोग एक कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कंपनी भी एनिमी कंपनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंट्री की सेफ्टी का, लोगों की सेफ्टी का रोल आ जाता है, वो प्रायोरिटी रहेगी कोर्ट की। For this purpose, the court may examine the character of the person who are really at the helm of affairs of the company। अब इस पॉइंट का सार क्या है कि to determine the character of a company is a separate legal entity, but there are certain situations when court need to look beyond the corporate veil to test the character of the company। अगर कंपनी को एनिमी स्टेट कंट्रोल कर रहा है या उसका कंट्रोल है वो एनिमी कंट्री के हाथ में है, तब कोर्ट ये देखेगा कि कॉर्पोरेट वेल को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। और उसका ये है बड़ा केस है। इसका फैक्ट्स आपको नहीं दिए हैं, बट इसके अंदर बेसिकली यही हुआ था कि वो जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, पब्लिक एट लार्ज सफर हो रही थी, तो कोर्ट उसके बियॉन्ड जाके देखा। ये पहला सिचुएशन हो गया, ठीक है। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, दैट इज कंपनी और फ्रेंड। सेकेंड पॉइंट, अब मैंने आपको बताया
लोग होंगे तो वो अपना खोपड़ा भी चलाएंगे, अपनी बुद्धि भी चलाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, वो रेवेन्यू या टैक्स चोरी भी करेंगे, है ना। हमारे यहाँ तो एक्सपर्ट है लोग इस चीज़ में, टैक्स चोरी में, तो वो कंपनी बना के भी कर सकते हैं, क्या टैक्स की चोरी करते हैं, अपने जेबों में पैसे डालते हैं। तो वो रेवेन्यू लॉस अगर हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोर्ट उस कॉर्पोरेट वेल के बियॉन्ड जाके देख सकता है। क्या पैसे आपके बनते हैं 100 रुपये, आप डिपॉजिट 10 रुपये करवा रहे हो, अब ये 90 रुपये का गेम खेल कौन रहा है, पीछे देखे तो है कौन, तब आप उन इंसानों को पर्सनली लायबल करोगे। क्या आपने टैक्स फ्रॉड किया है, यू नीड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। In certain matters concerning the law of taxes, duties and stamps, particularly where question of the controlling interest issue, ये एस बेरेंसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का केस था। सेकंड पॉइंट है वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स, मतलब टैक्स चोरी को बचाने के लिए या छुपाने के लिए अगर आप वो आप काम कर रहे हो तो भी कोर्ट देखेगा कि भाई कौन है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। ये था जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अंदर ये आया था। द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी, अगर ऐसा हो रहा है तो कोर्ट कॉर्पोरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड करेगा और जो टैक्स चोरी कर रहा है उसको उठा के अंदर डालेगा, फिर चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे कोई भी हो, तो वो भी कॉर्पोरेट वेल थ्योरी के अगेंस्ट में काम हो रहा है, उनको पर्सनल लायबल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू को हार्म कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक केस आया था डिनशॉ मैकेंजी पेटेट। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल बट मेरली द एसएससी हिमसेल्फ डिस्गाइज्ड अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। इसके अंदर कोर्ट ने, अब जैसे वो सॉलमन वर्सेस सॉलमन का केस था, उसके अंदर उसने क्या किया था कि कंपनी बनाई, कंपनी बना के उसने अपना बिजनेस प्रॉपर्ली उसको ट्रांसफर किया और खुद ही काम कर रहा था बट वो लीगल तरीके से काम कर रहा था। तो कोर्ट ने वो पूरी चीज एसेस की और फिर कहा यार जो एज पर द लॉ इसने सब कुछ सही किया है इसीलिए इसको लायबल नहीं करेंगे। बट वही अगर सॉलमन अगर टैक्स को इवेड करने के लिए वो चीज करता कि कंपनी बना के फिर 4 कंपनी और बनाता, थोड़ा पैसा उसमें डाला, थोड़ा उसमें डाला, इस तरह से वो टैक्स फ्रॉड करता, तो फिर कोर्ट कंपनी को नहीं पकड़ता, फिर वो सॉलोमन को पकड़ता। क्यों पकड़ता? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, वो कॉर्पोरेट वेल को हटा के देखता है कि इसके पीछे कौन है। एग्जैक्ट चीज इसमें हुई थी डिनशॉ मैकेंजी पेटेट के अंदर। द एसएससी अर्नड ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। एसएससी के पास अलग अलग कंपनीज ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उससे उसको अच्छा खासा डिविडेंड मिला और इंटरेस्ट मिला। तो उसने क्या किया, ही ओपनड सम कंपनीज एंड परचेज्ड देयर शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम। जो इनकम उसको मिली उसने 5-6 कंपनियां बनाई, उनके शेयर्स परचेज किए, खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट दिखा दिया और उसके बाद क्या किया, दिस इनकम वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू एसएससी बाय वे ऑफ लोन। अपना पैसा उसने उन कंपनीज में डाला, खुद को ओनर दिखा दिया, फिर उन्हीं कंपनी से एज अ लोन वो पैसा वापस ले लिया। समझे क्या गणित खेला उसने? उसके पास पैसे आए, लोन पे आपको टैक्स नहीं देना होता, पता होगा आप लोगों को, आप लोन ले रहे हो तो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनता है। तो उसने जो उसकी इनकम आई उसको उसने वापस इन्वेस्ट किया, 7 कंपनी अलग अलग 6-7 कंपनीज बनाई, उसमें उसने अलग अलग पैसा, इसको चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल उसने 700 रुपये की उसकी इनकम हुई, ठीक है। अब उस 700 पे अगर हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल उसको 10% भी टैक्स देना होता तो 70 रुपये का टैक्स उसको देना पड़ता। तो उसने टैक्स नहीं देने के लिए उसने 1 से 7 अलग अलग कंपनियां बनाई, ठीक है, सब में 100-100 रुपये इन्वेस्ट किए और उसको एज एन इन्वेस्टमेंट बताया, ठीक है, वापस एक्सपेंस बता के वो उसने सेटअप करके किसी भी तरह के अपना इन्वेस्टमेंट बता के ये पैसे बचा लिए। उसके बाद उसने इन 7 कंपनी से लोन लिया 100-100 रुपये का वापस, और वो उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाया कि ये जो मेरे को 700 रुपये मिले हैं ये तो मैंने इन कंपनी से लोन लिया है, लोन में मैं थोड़ी टैक्स दूंगा आपको। यूँ अगर वो उनकी अपनी इनकम दिखाता तो फॉर एग्जांपल उसको 70 रुपीज़ टैक्स देना होता। पर अब एज अ लोन अगर आप बैंक से मान लो घर बनाने के लिए लोन लेते हो 10 लाख 20 लाख रुपए, तो वो आपकी पार्ट ऑफ इनकम थोड़ी बनती है। वो तो आप बोलोगे ना कि सर ये तो मेरे को रीपे करना पड़ेगा वापस, तो इस पर मैं टैक्स कैसे दूँ? वो सेम चीज उसने की, उसने लोन दिखा दिया। आगे क्या हुआ? द कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनीज वर अ शम एंड द कॉर्पोरेट विल वाज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। और कंपनीज का कोई बिजनेस नहीं था, ना वो कोई काम कर रही थी, ना वो कुछ कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर खुली हुई कंपनीज थी जिनका एक ट्रांजैक्शन हुआ है, उन्होंने डिनशॉ मैकेंजी पेटेट को लोन दिया है, बस।
तब कोर्ट ने क्या कहा, ये तो सरासर फ्रॉड हो रहा है और तुम ये फ्रॉड कर रहे हो, तो वो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी हटाई और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जो रिस्पॉन्सिबल था। तो पहला क्या हो गया, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर, के दोस्त है कि दुश्मन। दूसरा क्या हो गया, प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। आपको ये ना 2-3 पॉइंट में अंदर इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आएगा भी तो 6 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर यही बोलेंगे, व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल और डिफरेंशिएट द कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। या तीसरा क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द लिफ्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो उसके अंदर आपको पहले, उसके अंदर भी आपको पहले थोड़ा सा कॉर्पोरेट वेल का इंट्रोडक्शन देना है, कॉर्पोरेट वेल क्या है, फिर आपको दिखाना है कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे कॉर्पोरेट वेल को हटाया। जब तक कॉर्पोरेट वेल नहीं बताओगे तब तक लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे कैसे आओगे। तो थोड़ा सा वो डिफाइन करोगे, थोड़ा सा लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट वेल डिफाइन करोगे, उसके बाद ये सिचुएशन बताओगे 2-2, 3-3 लाइन के अंदर। तो ऑलरेडी आपका 6-7 नंबर का एक अच्छा कंटेंट हो जाएगा। तो यू नीड नॉट टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। आपको बस ये याद रखना है कि टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, और उसके अंदर से ये केस हो गया टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, उसके अंदर ये डिंसो मैकेंजी पैटेट का एक केस का आपने रेफरेंस दे दिया कि इसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि भाई कौन रियल कैरेक्टर है या कौन रियल फ्रॉड है, जो मतलब फ्रॉड कर रहा है। और तीसरा आपका पॉइंट हो गया टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन। इसकी बात करते हैं। चलो, अगर आपका कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनता है, ठीक है, एज अ पर्सन, वो आप अवॉइड करना चाहते हो, कह रहे यार ये पैसे भरने पड़ेंगे, भाई काम करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन को हम किसी तरह से कोई कंपनी बना के उसके अंदर कोई सेटलमेंट कर देते हैं ताकि ये ऑब्लिगेशन हमें नहीं भरनी पड़े। वो भी आप नहीं कर सकते हो। कोर्ट देखेगा कि अगर आपने सिर्फ इसी चीज के लिए कंपनी बनाई है तब भी लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा, तब भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा कोर्ट। वो क्या है, चलो पढ़ते हैं। Where it was found that the sole purpose of the formation of the company was to use it as a deceive to reduce the amount to be paid by the way of bonus to workmen, the Supreme Court upheld the piercing of veil to look at the real transaction. ये वर्कमैन एम्प्लॉय इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज भावनगर। ये बेसिकली दो कंपनीज थी, इनके अंदर एक वर्कमैन थे और एक अंदर कंपनी थी। इस कंपनी ने क्या किया, चलो पढ़ते हैं। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, इसने क्या किया, परचेज्ड शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, इसने बी लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ ₹4,50,000, 4,50,000 इसको मिले और इसको मिल गए शेयर्स। यहां तक क्लियर है, समझ आ रहा है सबको? कुछ नहीं हुआ है, दो कंपनीज हैं ए और बी। ए ने बी लिमिटेड के 4.5 लाख रुपए के शेयर्स परचेज किए हैं। द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर्स वाज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब शेयर्स किसके पास है, ए के पास, तो डिविडेंड किसको मिलेगा, ए को मिलना चाहिए, ठीक है। तो बी से ए को डिविडेंड मिल रहा था। It was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to workmen of the company. अब जब ये डिविडेंड है, ये भी टोटल इनकम का पार्ट बनता है, ठीक है, और टोटल इनकम में जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ शेयर आपको वर्कमैन को एज अ बोनस देना पड़ता है। उसका एक लॉ है अलग, जो भी मतलब एक अलग सिस्टम बना हुआ होता है, उस हिसाब से आपके टोटल प्रॉफिट का कुछ सर्टेन अमाउंट आपको एज अ बोनस देना पड़ता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? Sometime in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited. अब ये A के पास जो B Limited के शेयर्स थे, इसने C को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, 1968 में। अच्छा, अब ट्रांसफर किसको किया है, तो डिविडेंड इनकम किसकी होगी, A की नहीं होगी, तो किसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, बिल्कुल, यहां तक तुम क्लियर हो। Thus, the dividend income did not find place in profit and loss account of A Limited. With this result, the surplus available to the purpose of payment of bonus of workmen got reduced. समझे? फॉर एग्जाम्पल पहले इसको 100 रुपए मिलते, वो 100 रुपए एक ही टोटल इनकम का पार्ट बनता, तो वो 1000 रुपए अगर उसकी टोटल इनकम होती तो वो 100 रुपए जो डिविडेंड वाला है वो भी ऐड होता, तो 1100 टोटल उसकी इनकम बनती। बट यार वो उसको बचाने के लिए उसने क्या किया कि इसने जो अपना शेयर्स थे वो सी को ट्रांसफर कर दिए पूरे के पूरे, और वो फिर जो डिविडेंड मिल रहा था वो सी को मिल रहा था, थी वो एक ही कंपनी, बट सी के प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा था। उससे जो ए के जो वर्कर्स थे
उन्होंने कहा यार कंपनी है आपकी, पैसा आपका, डिविडेंड आपको मिल रहा है, बट उसका शेयर जो हमें मिलना चाहिए वो तो दो, वो आप दे नहीं रहे हो। तब कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आपने पूरा अरेंजमेंट किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपना जो लीगल ऑब्लिगेशन है उसको डिसीव करने के लिए, उसको बचाने के लिए किया है। इसीलिए हम लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करेंगे और देखेंगे कि जो ए और सी का जो ट्रांजैक्शन है वो रियल है या सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन को बचाने का। कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि लीगल नहीं है तो फिर वो कॉम्पनसेशन ए को ही पे करना पड़ेगा। तो ये एक और सिचुएशन है जिसमें हम देखते हैं, here the company created a subsidiary and transferred to it its investment holding in a bid to reduce its liability to pay bonus to its work। ए ने क्या किया, अपनी कंपनी क्रिएट की और सी को ट्रांसफर कर दिया। Thus the Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary company। कोर्ट ने कहा हटो, कोई सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, होल्डिंग सब्सिडियरी पड़ा हुआ है, अलग अलग होती है। कोर्ट ने माना नहीं, कोई होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है, ये आप ही की कंपनी है, आपने अपना लीगल ऑब्लिगेशन को रिड्यूस करने के लिए ये अरेंजमेंट बिठाया जो कि गलत है। The new company so formed had no asset of its own except for those transferred by the principal company with no business of income of its own except receiving the dividends from the shares। वो कंपनी है, उसका ना तो कोई एसेट्स है ना लाइबिलिटीज है, सिर्फ एक ट्रांसफर एंट्री है जो ये शेयर्स ट्रांसफर किए और सिर्फ एक इनकम है जो कि बी से आ रही है। तो फिर वो कैसे जस्टिफाई करेगी भाई कि वो अलग कंपनी और एक अपना अलग बिजनेस कर रही है? नहीं कर सकती है, प्रॉपरली इसलिए बनी है। और वो आप कब देखोगे, जब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करोगे तभी तो आप ये चीज देख पाओगे। पहले ही आप मान लोगे नहीं सी अलग कंपनी अलग कंपनी, हम तो देखेंगे ही नहीं, तो फिर वो तो गलत हो गया। वहां तो आपको करना चाहिए, वही चीज कंपनी ने की है। हाँ, and serving no purpose except to reduce the gross profit of the principal company so as to reduce the amount paid as bonus to workmen। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि आपने जो सी को ट्रांसफर किए हैं अपने शेयर्स, वो आपने कोई लीगल तरीके से नहीं किए हैं, आपने अपना एक ऑब्लिगेशन बचाने के लिए किया है। सी का ना तो अपना कोई बिजनेस है, न सी के अपनी कोई एसेट्स है, न सी का अपना कोई लाइबिलिटीज है, न उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है। सिर्फ उसका एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी क्या, जो आपने डिविडेंड्स दिए, जो आपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं उस पर जो डिविडेंड मिल रहा है वही उसकी इनकम है, और कोई उसकी इनकम ही नहीं है। इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये एक फ्रॉड कंपनी बनी है सिर्फ और सिर्फ आपकी लीगल ऑब्लिगेशन को बचाने के लिए। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडियरी टू एक्ट एज एजेंट। सिर्फ एजेंट के तौर पे अगर आप अपनी सब्सिडियरी कंपनी बना रहे हो और उसका और कोई काम नहीं है, तब भी कोर्ट इस चीज को देखेगा। अ कंपनी में sometimes be regarded as an agent or trustee of its members or of another company and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal। अब ये क्या है मैं बताता हूं। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, उसको कोई सर्टेन लाइसेंसेस लेने थे। कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एयरटेल को फलोदी के अंदर 6G का लाइसेंस लेना है। यहां उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी में अप्लाई किया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मना कर दिया। खैर आपने पहले भी कोई बिजनेस किया था, उसको आपने सही तरीके से नहीं किया, हमने आप पे पेनल्टीज इंपोज की थी, वो भी आपने डिपॉजिट नहीं करवाई, आपने गलत काम किया है, हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। अब एयरटेल बोलेगा यार ये तो गलत हो गया, अब कल को जियो अगर हमसे पहले आ गया तो वो तो पैसे कमा लेगा। तो वो इस पर्पज के लिए एक दूसरी कंपनी अगर बनाता है सिर्फ इसी पर्पज के लिए कि उसको खुद को लाइसेंस नहीं मिल रहा है, तो एक सब्सिडियरी बना के उसके थ्रू अप्लाई कर दें, वो भी गलत होगा। वो सेम चीज यहां बोला है। In the case of Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission 1982, a transport company wanted to obtain licenses for its vehicles but could not do so if applied in its own name। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, वो अगर खुद अपने नाम से अप्लाई करती तो शायद उसको लाइसेंस नहीं मिलता। तो उसने क्या किया, It therefore formed a subsidiary company and the application for the license was made in name of the subsidiary। उसने एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई, उस कंपनी के नाम पे लाइसेंस अप्लाई कर दिया। द व्हीकल वर टू बी ट्रांसफर्ड टू द सब्सिडियरी कंपनी, और अपने जो व्हीकल्स थे वो भी सब्सिडियरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। मतलब मोटा मोटी बिजनेस तो मेरा ही है, दूसरे नाम से कर रहा हूं, वो उसने कोशिश की। हेल्ड द पेरेंट एंड द सब्सिडियरी वर वन कमर्शियल यूनिट एंड द एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस वाज रिजेक्टेड। कोर्ट ने बोला कि यार आपने, उसका लाइसेंस रिजेक्ट हुआ, वो कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने कहा आपने सिर्फ एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई है क्योंकि आप खुद वो काम नहीं कर सकते।
और आप अपने एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे भी कोर्ट बियॉन्ड द कॉर्पोरेट वेल जाके देखेगा और ये चीज़ फाइंड आउट करेगा कि वो चीज़ सही की है या गलत की है। तो देयर आर अ टोटल ऑफ 5 सिचुएशंस जहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करोगे। पहला क्या है? ट्रेडिंग विद एनिमी, सब साथ बोलो। दूसरा, टू इवेड टैक्स। थर्ड, वेयर द कंपनीज फ्रॉम अनदर कंपनीज एज देयर सब्सिडियरी टू एक्ट एज एन एजेंट। फोर्थ, लीगल ऑब्लिगेशन। और फिफ्थ है, वेयर द डिवाइस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे बताओ। ये फिफ्थ वाला नीचे रह गया ना, ये देखो एक बार वापस। Where the device of the incorporation is adopted for some illegal or improper purpose, that is to defeat the circumvent law or to defraud creditors to avoid legal obligation। अगर आप कोई कंपनी बना ही इसी पर्पस के लिए रहे हो कि यार ये पैसा आएगा हम लेके भाग जाएंगे। किसी को याद है 2016 में एक ऐड आया था, फ्रीडम 251, 250 रुपये में मोबाइल, बहुत बड़ा वो, तो वो बना ही इसीलिए था, वो कंपनी ने पैसे लिए और भाग गई। तो कोर्ट ने उसके बियॉन्ड देखा, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको पनिश किया। तो ये फिफ्थ पॉइंट है कि अगर फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट करते हो आप, तो भी आपको बियॉन्ड द लॉ देखा जाएगा और आपको पनिश किया जाएगा। तो आज हमने कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, वो दोनों कर लिए हैं। पहले वाली क्लास हमने कवर कर ली थी, पूरी रिवीजन कर लिया और नोट्स हमने बना लिए। कल क्या टाइम रखें आपसे, आप बताओ कब कंफर्टेबल है आप लोग? 4:30 रख दें? सोएगा तो नहीं? पक्का? तो कल कोशिश करो आप लोग 4:15 तक आ जाओ, है ना। 4:15 में बोलूँगा तो मुझे पता है आप लोग भी 2-5 मिनट तक लेट आओगे, तो हम 5:15 स्टार्ट कर देंगे क्लास, ताकि हम लोग, मैं चाहता हूँ कि 1-1.5 घंटे, पौने 2 घंटे तक की प्रॉपर क्लास हो, उसका फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक मिल जाए, तो वापस फिर अकाउंट्स और इको से पहले आप थोड़ा सा फ्रेशन अप होना हो, मूव होना हो, ब्रेक, फिर आप वापस कंटिन्यू कर लो। मैथ्स का जो भी हो सचिन सर बता देंगे आपको। चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्लास।